गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल जीके वीरेंद्र राठौड़ पर स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र यानी कि कक्षा 12 का जो फर्स्ट बुक है उसका पहला ही टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें लगभग आज इस वीडियो में मैं 40 के आसपास क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें दूसरा टॉपिक जनसंख्या वाला भी शामिल किया है। तो दोनों टॉपिक से 40 क्वेश्चन हैं, आपको कॉपी में लिखने हैं नोटबुक के अंदर, और साथ ही साथ इन सब प्रश्नों को याद भी करना है। तो सफ़र में धूप बहुत है, तुम चल सको तो चलो। सफ़र में धूप बहुत है, तुम चल सको तो चलो। सफ़र में भीड़ भारी है, तुम चल सको तो चलो। तो हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और जोश और जुनून बनाए रखना है। मात्र आपके पास 40-45 दिन शेष हैं और इनके अंदर किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वही आपका रिजल्ट निर्धारित करेगा। अब ये 40-45 दिन जो आप तैयारी करोगे वो ही आपका रिजल्ट निर्धारित करने वाले हैं। इतने दिन क्या पढ़ा, कितना फोकस किया, उससे ज़्यादा अब दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दिक्कत आएगी आपकी कंटिन्यूटी, लगातार कितना पढ़ रहे हैं। तो डेली के 20-30-50 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। छोटे वन लाइनर क्वेश्चन याद करने में बार बार बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका ध्यान है वो सिर्फ छोटे क्वेश्चंस पर आ जाए। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न है, भौगोलिक सूचना के स्रोत कौन कौन से हैं। तो भौगोलिक सूचना का मतलब है कि हमें भौगोलिक आकृतियाँ हैं, भू आकृति वगैरह, इन सब के बारे में सूचनाएं प्राचीन समय के बारे में कौन बताता है, सूचना कहाँ से मिलती है। तो यात्रियों का विवरण, यानी कि एक दूसरी जो यात्री है, जैसे कि विदेशी यात्री भारत में बहुत से आए थे, तो यहाँ से वो भौगोलिक स्थिति के बारे में सूचना लेकर गए, वहाँ से सूचना लेकर आए। या फिर प्राचीन मानचित्र हैं, प्राचीन महाकाव्यों के अंदर जो वर्णन किया गया है, इन सब से हमें क्या पता चलता है, भौगोलिक सूचना की बारे में पता चलता है, इन भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलता है। ये सूचना के स्रोत हैं। ठीक है, अगला देखिए, एक अध्ययन के रूप में भूगोल की विशेषताएं क्या क्या हैं। यानी कि अध्ययन हम भूगोल का कर रहे हैं, इसके रूप में जो भूगोल है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो समाकलन, यानी कि समय और काल के बारे में, कालक्रम के बारे में हमें कहाँ से ज्ञान पता चलता है। और साथ में आनुभविक, यानी कि समय के साथ में अनुभव और व्यवहार है, इसके बारे में भी क्या क्या परिवर्तन आए हम भूगोल के अंदर, ये दोनों चीज़ें मिलाकर पढ़ते हैं। भूगोल की प्रमुख 2 शाखाएं कौन सी हैं। तो ये सब आप सभी को पता होगा, क्योंकि आपने कक्षा 11 के अंदर जो भूगोल पढ़ी है वो भौतिक भूगोल है। अभी जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं वो मानव भूगोल है। तो इसकी 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी के प्रमुख 2 घटक हैं, भौतिक घटक और जैविक घटक। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं। तो भौतिक पर्यावरण के बारे में और मानव जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण है, इन दोनों के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी आपसे मानव भूगोल की जो सामान्य परिभाषा है वो पूछ रहा है, किसी भी भूगोलवेत्ता की नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर सीधी सीधी परिभाषा पूछ रहा है कि भौतिक पर्यावरण और मानव जाति के बीच में जो सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य संबंध हैं, उनके अध्ययन को हम क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे। अब इनके अंदर शब्दों के अंदर हेरा फेरी करके थोड़ा थोड़ा अलग अलग रूप में परिभाषा दी गई है तीनों वैज्ञानिक भूगोलवेत्ताओं की, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। देखो, एक क्वेश्चन मेंशन किया, उसके साथ में 1-2 क्वेश्चन और आपको ध्यान में रखने होते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद, मानव शक्तियों की अपेक्षा प्रकृति की शक्ति को प्रधान स्वीकार किसने किया है
और ऐसी विचारधारा को आप क्या कहेंगे? पर्यावरण निश्चयवाद। कहने का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर शक्तिशाली कौन है पर्यावरण निश्चयवाद के अंदर। पर्यावरण नाम आ रहा है तो पर्यावरण ही होगा, यानी प्रकृति होगी। तो शक्तिशाली प्रकृति है और मानव प्रकृति के पीछे पीछे चल रहा है। ये किसने कहा है? पर्यावरण निश्चयवाद ने। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। वाक्य कौन सी विचारधारा से संबंधित है? तो ये वाक्य है संभववाद से। कैसे? यानी कि प्रकृति हमें हमारे सामने जो कुछ भी रखती है उसको संभव कौन बना रहा है, उपयोग कौन कर रहा है? संभव बनाकर मानव कर रहा है। यानी धीरे धीरे थोड़ा जो मानसिक विकास है वो करके और मानव प्रकृति का उपयोग करने लगा है। ये कौन कहता है? संभववाद। और इसमें शक्तिशाली किसको बताया है? मानव को। तो दोनों विचारधाराएं अलग अलग होगी। इन दोनों के बीच में मध्यस्थता का कार्य कौन सी कर रही है? तो वो है नवनिश्चयवाद। ये भी ध्यान में रखना है। भी आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच में मध्य मार्ग प्रस्तुत करने वाली विचारधारा कौन सी है? तो वो है नवनिश्चयवाद। और नवनिश्चयवाद को आप आधुनिक निश्चयवाद भी कहते हैं। और ये अवधारणा किसने दी थी नवनिश्चयवाद की? तो ये दी है आपके ग्रिफिथ टेलर ने। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नवनिश्चयवाद पूरा ही इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। बाकी ये तीनों विचारधाराएं आपको ध्यान में जरूर रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल में स्थानिक संगठन उपागम का उपयोग किस अवधि में किया गया? तो एक आपका चार्ट बना हुआ है, उसमें 6 आपके उपागम दिए हुए हैं और वो 6 उपागम हैं मानव भूगोल के। और मानव विकास के 4 उपागम हैं। मानव विकास के कितने उपागम हैं? 4। मानव भूगोल के कितने हैं? 6। ये दिए हुए हैं 6। ये किसके? मानव भूगोल के। और जो आप क्षमता सतत पोषणीयता वो पढ़ते हैं, सॉरी क्षमता आय उपागम ये पढ़ते हैं, ये कौन से हैं? ये मानव विकास के उपागम है। तो दोनों क्वेश्चन अलग हैं, कंफ्यूज करेंगे। मैंने क्लास में भी आपको बता दिया, यहाँ पर भी दोबारा देख लेना। तो मानव भूगोल में स्थानिक संगठन है वो 1950 से 60 के दशक के अंत तक ये उपागम मानव भूगोल के अंदर जुड़ा है। उपागम का मतलब ये है, वैसे मैंने ये आपको समझा दिया था, फिर बता देता हूँ कि इस चार्ट या सारणी में से आपको उपागम याद करना है और अवधि याद करनी है। क्यों करनी है? कौन सी अवधि में क्या जुड़ा, वही क्या है? उपागम है। ठीक है। तो अलग अलग जैसे स्थानिक संगठन है वो कब जुड़ा है? 1950 से 60। क्षेत्रीय विभेदन कब जुड़ा है? 1930। और 1970 में 3 विचारधाराएं भी आई थी, है ना। उन्हीं में से एक विचारधारा देखो यहाँ पर क्वेश्चन बना रही है, मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित विचारधारा कौन सी है? तो वो है अमूलवादी रेडिकल विचारधारा, यानी कि गरीबी से ये संबंधित है। अमूलवादी या रेडिकल विचारधारा किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? देखो रेडिकल के साथ साथ में आपको यहाँ पर कल्याणपरक, मानवतावादी दोनों एक ही हैं, वो याद करनी है। और व्यवहारवादी भी आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर रेडिकल और अमूलवादी भी ध्यान में रखनी है। तो 3 है 1970 की, तीनों अच्छे से याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन मैंने जैसे कि बता ही दिया पहले कि मानव भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो 6 उपागम हैं। अन्वेषण और विवरण ये कब जुड़ा था? तो ये जुड़ा था आरंभिक औपनिवेशिक काल में। और फिर प्रादेशिक विश्लेषण उत्तर उपनिवेशिक काल में 1930 में, क्षेत्रीय विभेदन 1950-60 में, स्थानिक संगठन और 1970 में ये 3 विचारधाराएं शामिल की गई। और आधुनिक जो 1990 के बाद का पढ़ रहे हैं वो है आधुनिक मानव भूगोल। बस इतना याद रखना है इसके अंदर। बाकी एक बार थोड़ा ढंग से समझ जरूर लेना इस सारणी को। अगला क्वेश्चन देखो, मानव का नियमबद्ध अध्ययन क्या भूगोल का नियमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये दोनों शब्द लिखाए हुए हैं। नियमबद्ध का मतलब है नोमोथेटिक, और अगर आप इसका विवरण से कर रहे हैं तो ईडियोग्राफी कहलाएगा। यानी विवरणात्मक भूगोल, विवरणात्मक अध्ययन ईडियोग्राफी, और नियमबद्ध अध्ययन नोमोथेटिक। ठीक है। अगला देखो, जनसंख्या भूगोल का संबंध किस सामाजिक विज्ञान से है? तो वो है जनांकिकी। जनांकिकी से संबंध किसका है? जनसंख्या
भूगोल का। थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं 2-3 दिन क्लास भी नहीं ले पाया था, थोड़ा बिजी भी था और अभी भी तबीयत ख़राब ही है। लेकिन आपके लिए इतनी जो मेहनत कर रहे हैं उसको आप ऐसे ही नहीं गंवाना है और इस मेहनत को आप भी दुगुनी मेहनत के साथ करेंगे, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चंस आप लिखेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इनको याद करेंगे। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को लिखें और पूरा का पूरा याद करें आज ही, क्योंकि कल मैं फिर से आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर स्वस्थ रहा और सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, तो आगे देखो। एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है, यानी कि एक विषय के रूप में अलग क्यों पढ़ते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सरोकार क्या है। तो एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझाना है तथा उन समस्त तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है, यानी कि मानव का पालन पोषण किसने किया है। और पृथ्वी को एक घर के रूप में, मानव का घर के रूप में देखकर हमें पूरी जो पृथ्वी है उसको मानव के साथ में जोड़कर, पर्यावरण को जोड़कर समझना क्या है, भूगोल का मुख्य सरोकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं और क्षेत्रों का उल्लेख करना है आपको। तो मुख्य रूप से आपको 3 ध्यान में रखनी है, बाकी पढ़ लेना सभी। 3 कौन से? एक तो राजनीतिक भूगोल है, दूसरी आर्थिक भूगोल है और तीसरी सामाजिक भूगोल है। तो ये तो क्षेत्र हो गए मानव भूगोल की। उप क्षेत्र, तो राजनीतिक भूगोल के अगर आपसे 2 उप क्षेत्र पूछता है, छोटा क्वेश्चन आएगा, तो राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हो गए? एक तो निर्वाचन भूगोल, दूसरा सैन्य भूगोल। आर्थिक भूगोल के जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, ये सभी किस में आएंगे? आर्थिक भूगोल में। सामाजिक भूगोल में लिंग भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब किस में आएंगे? सामाजिक भूगोल में। ये थोड़ा ढंग से पढ़ लेना आप। तो ये पहले जो टॉपिक है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, उसमें से मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले वो तो पढ़ने ही हैं, साथ ही साथ आपको अपने स्तर पर भी पूरा लाइन टू लाइन किताब में से पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। अगला टॉपिक है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि। तीनों पर चर्चा करेंगे, वितरण पर, घनत्व पर और वृद्धि पर। तो विश्व की जनसंख्या देखनी है। वितरण असमान है। घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो किसी 2 समय अंतरालों के अंदर किसी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को, लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को आप जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब वो परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, आगे चलो। किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो किसी देश का वास्तविक धन उसके मूल निवासी होते हैं, यानी कि जनसंख्या पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई देश बनता ही किसी, अगर कोई लोग या निवासी नहीं होंगे तो देश कहाँ से बनेगा, है ना। तो किसी देश का मूल धन या वास्तविक धन क्या होता है? उसके निवासी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के नाम लिखिए। तो विश्व की वैसे अपनी किताब में 10 देश दिए हुए हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले, लेकिन हम अगर 5 याद करते हैं तो हमारा काम चल सकता है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या और भारत 2 नंबर पर, सबको पता है। लेकिन उसके बाद में आता है अमेरिका, फिर आता है इंडोनेशिया और फिर ब्राज़ील आता है, और इसके बाद में 5 के बाद में छठा आता है पाकिस्तान। तो ये 5 याद कर लेना, छठा याद रह जाएगा, पाकिस्तान है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। राल्फ वाल्डो इमर्सन के अनुसार एक राष्ट्र मजबूत और महान किस प्रकार बनता है? यानी इमर्सन ने राष्ट्र की मजबूती के बारे में क्या कहा है? महान और मजबूत कब बनता है राष्ट्र? तो राल्फ वाल्डो के अनुसार सोने और चांदी से नहीं, अपितु स्त्री और पुरुषों से एक देश महान और मजबूत बनता है। ये किसका कथन है कि सोने और चांदी से नहीं, स्त्री और पुरुषों से देश मजबूत और महान बनता है? तो ये कहा है राल्फ वाल्डो इमर्सन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। वैसे 3 प्रकार के कारक हैं, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक। ठीक है, तो उनमें से मैंने आर्थिक कारक मेंशन किया है, आपको भौतिक भी याद रखने हैं। और आर्थिक कौन कौन से हैं? खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, कृषि है। ये आर्थिक कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। भौतिक कारक जल, जलवायु, मृदा, उच्च आवास, ये सभी हो गए। आगे देखो, जनसंख्या की वृद्धि दर का क्या अर्थ है? तो यह पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। वृद्धि दर अलग है और जनसंख्या वृद्धि अलग है। मैं फिर से बता रहा हूँ। तो जनसंख्या वृद्धि तो है 2 समय अंतरालों में किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या में परिवर्तन। लेकिन इसको हम अगर वास्तविक संख्या निकालें तो वृद्धि हो जाती है। लेकिन इसको हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर दें तो वो क्या बन जाती है? जनसंख्या वृद्धि की दर बन जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन होता है और उसको हम किस में माप लेते हैं? प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर को किस में मापा जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट जो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है वो भी आ सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर को और रिक्त स्थान मापा जाता है तो प्रतिशत में मापा जाता है, आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ऐसी बात किसने कही थी? तो इस टॉपिक में 2-3 जो आपके भूगोलवेता या वैज्ञानिक आप मान लीजिए, विद्वान मान लीजिए। एक तो जॉर्ज बी क्रेसी, दूसरा थॉमस माल्थस, एक इमर्सन। तीनों के आपको कथन अलग अलग याद होने चाहिए। तो एशिया के बहुत से अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग हैं और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग हैं, ये बात कही थी जॉर्ज बी क्रेसी ने। ठीक है, आगे देखो, लोग समतल मैदानों एवं मंद ढालों पर बसने को वरीयता क्यों देते हैं, यानी प्राथमिकता क्यों देते हैं? अधिक लोग मैदानी भाग और मंद ढाल पर क्यों रहते हैं? क्योंकि फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों की स्थापना के लिए समतल मैदान और मंद ढाल अनुकूल होते हैं। पहाड़ी के ऊपर सड़क बनाना मुश्किल है, आप कृषि करना मुश्किल है, उद्योग लगाना मुश्किल है, यानी कि वहाँ पर समस्याएं बहुत हैं पहाड़ी इलाकों में, ऊंचे इलाकों में। तो समतल और मंद ढाल यानी कम ढाल वाले क्षेत्रों में लोग इसलिए रहना पसंद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां, अफ्रीका का कौन सा खनिज क्षेत्र सघन बसा हुआ है? तो ये 2 क्षेत्र हैं, एक तो औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरा है खनिज क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र तो है कोबे ओसाका प्रदेश, ये है जापान का। और अफ्रीका का है खनिज क्षेत्र, ये है कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी, अफ्रीका के अंदर। तो दोनों ध्यान में रखनी है। कटंगा, जाम्बिया, तांबा क्षेत्र कहाँ पर है? अफ्रीका में। और कोबे ओसाका प्रदेश कहाँ है? जापान में। ये मानचित्र में भी भरना आ सकता है। तो मानचित्र में जापान आपको पता है, कोबे ओसाका आता है तो जापान के अंदर आप आसानी से भर पाओगे। इसी तरीके से कटंगा, जाम्बिया, तांबा क्षेत्र आ जाए तो अफ्रीका आपको पता है, उसके अंदर दक्षिण अफ्रीका पता है, वहाँ पर कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी भरनी है। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? ये क्वेश्चन इस तरीके से भी दोनों ध्यान में रखनी है और मानचित्र की दृष्टि से भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अधिक जनसंख्या क्यों पाई जाती है? तो भूमध्य सागर आपको पता है, भूमध्य सागर के आसपास जो जलवायु है वो कैसी है? अनुकूल है या फिर सुखद है। तो सुखद या अनुकूल जलवायु के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या परिवर्तन किसका सूचक होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान। जनसंख्या परिवर्तन हमें किस तरफ इंगित करता है? आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान और ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इन सब का सूचक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन। क्वेश्चन ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, जनसंख्या वृद्धि से क्या अर्थ है? अभी आपने पीछे पढ़ा था जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि समय में परिवर्तन होता है और
प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। लेकिन जनसंख्या वृद्धि से क्या सही है? तो समय के 2 अंतरालों के मध्य किसी एक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को आप लोगों की संख्या में या जनसंख्या में परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। और ये 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी जनसंख्या वृद्धि 2 प्रकार से हो सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक। वैसे हम आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक और वास्तविक वृद्धि से भी हम समझेंगे। तो अगला ही क्वेश्चन है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से क्या आशय है? तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के बीच का अंतर आप निकालते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे? उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, यानी कि जन्म और मृत्यु क्या है? प्राकृतिक या प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमारे हाथ में नहीं है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में अंतर, यानी कितने जन्म हुए हैं और कितनी मृत्यु हुई हैं, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वृद्धि। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कैसे ज्ञात करते हैं, तो जन्म माइनस मृत्यु, ठीक है, बराबर प्राकृतिक वृद्धि। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर किस प्रकार निकाले जाती है? और ये भी पूछा जा सकता है वास्तविक वृद्धि दर किसे कहते हैं या क्या आशय है? तो वास्तविक वृद्धि दर के अंदर देखो ये चीज़ें शामिल होंगी, जन्म और मृत्यु, लेकिन इसके साथ में प्रवास को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, परिभाषा में प्रवास और जोड़ देना कि जन्म और मृत्यु दर के का अंतर में प्रवास का अंतर जोड़ देते हैं, तो आपकी वास्तविक वृद्धि निकल आती है। तो अगला क्वेश्चन देखो कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो वास्तविक वृद्धि ज्ञात करने के लिए जन्म और मृत्यु ये तो प्राकृतिक हो ही गई, इसमें जोड़ना क्या है? देखो यहाँ पर प्लस करके जोड़ना है, और जोड़ना क्या है? प्रवास का अंतर, आप्रवास, और माइनस क्या करना है? उत्प्रवास। कहने का मतलब है अगर आपसे प्राकृतिक वृद्धि पूछे तो ये 2 ही चीज़ें लिखनी है, लेकिन वास्तविक पूछ ले तो प्लस करके आप्रवास माइनस उत्प्रवास और करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अशोधित जन्म दर को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? यहाँ पर मृत्यु दर और दोनों बता दूंगा एक साथ ही, एक ही क्वेश्चन में। अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक तो स्त्रियों का नाम और दूसरा जीवित बच्चों को जन्म, यानी अशोधित जन्म दर प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी 1 वर्ष के अंदर। दूसरी है मृत्यु दर, तो मृत्यु दर के अंदर यही चीज़ें रहेंगी, प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या, स्त्रियों की जगह क्या आ जाएगा? जनसंख्या पर मृतकों की संख्या, जीवित बच्चों की जगह क्या आ जाएगा? मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि वहाँ मृत्यु दर निकाल रहे हैं, यहाँ जन्म दर, तो ये तो अंतर आप स्पष्ट कर ही लोगे। या फिर यहाँ से क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किस विद्वान ने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ेगी? तो ये किसने कहा था? थॉमस माल्थस ने। और थॉमस माल्थस ने ये भी कहा था कि इसका परिणाम क्या होगा, किसका? कि लोगों की संख्या बढ़ जाएगी और खाद्य आपूर्ति हो नहीं पाएगी, तो वहाँ पर युद्ध, महामारी, इन सब कारणों से क्या होगी? जनसंख्या में वापस कमी आएगी। तो थॉमस माल्थस का कथन याद रख लेना, जॉर्ज बी क्रेसी का ध्यान में रखना है, और एक आपके इमर्सन का कथन सोने चांदी वाला, ये तीनों आपको ध्यान में इस टॉपिक से रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि में जन्म दर और मृत्यु दर की क्या भूमिका रहती है? भी जनसंख्या वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर से कैसे बढ़ती है? इसी प्रकार से पूछ सकता है प्रवास की क्या भूमिका रहती है? जन्म दर मृत्यु दर के साथ में पूछ सकता है प्रवास की। तो ये क्वेश्चन तो लिख ही लेना है आपको, साथ में प्रवास का मैं बता रहा हूँ वो भी समझ लेना है। भाई जन्म होंगे, जैसे 100 जनसंख्या है किसी क्षेत्र की, 50 जन्म हो गए और मृत्यु 40 ही हुई, तो 10 परिवर्तन आया कि नहीं आया? बढ़ गई, है ना? या फिर मृत्यु ज़्यादा हो गई, जन्म कम हुए, तो कोई ना कोई परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसी तरीके से प्रवास होता है कि भी किसी स्थान पर 100 व्यक्ति रह रहे थे, उसमें से 50 चले गए यानी उत्प्रवास कर गए और 40 ने आप्रवास किया, आए हैं,
तो 10 लोगों की कमी आ गई कि नहीं आएगी। या फिर आप्रवास ज़्यादा लोगों ने कर लिया और उत्प्रवास कम ने किया है तो भी परिवर्तन आएगा। तो ये तो चीज़ समझ रहे होंगे आप। इसको लिखना कैसे है कि घटती हुई जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। यानी जन्म दर ही घट गई और मृत्यु दर भी घट गई तो वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि आ जाती है। मृत्यु दर किन कारणों से प्रभावित होती है? मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं? तो मृत्यु दर में एक तो जनांकीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास का स्तर, ये सब प्रभावित होते हैं किससे? मृत्यु दर के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रवास से क्या आशय है? यानी प्रवास किसे कहेंगे? तो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह द्वारा अपने निवास स्थान से स्थायी या अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। यानी अपनी निवास को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, वो चाहे स्थायी रूप से जाओ चाहे अस्थायी रूप से, वो क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है, ये आपको पता है। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार परिवर्तन करना। प्रवास का उद्गम स्थान किसे कहेंगे? जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, जहाँ से छोड़कर चलते हैं, वो उद्गम स्थान कहलाता है। और जहाँ पर जाकर रहते हैं वो क्या कहलाता है? वो गंतव्य स्थान कहलाता है। तो दोनों ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखो प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? ये देखो प्रवास कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा ये तो प्रकार हो गए। इसके अलावा प्रवास की 4 धाराएं भी होती हैं। कौन कौन सी? कि भी गांव से गांव व्यक्ति जा सकता है, गांव से नगर की तरफ जा सकता है, नगर से नगर जा सकता है और नगर से गांव भी आ सकता है। इस प्रकार से 4 धाराएं हो गई हैं किसकी? प्रवास की। ये भी ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है आप प्रवास। देखो मैंने हर क्वेश्चन के अंदर 2-3 क्वेश्चन और बताएं। 40 क्वेश्चन के अंदर ही आपके जो 2 टॉपिक है उनका पूरा रिवीजन भी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एक तो मैंने हर क्वेश्चन को समझाया है, साथ में उससे बनने वाले 2 या 1 कितने भी क्वेश्चन थे वो भी साथ के साथ ही करवा दिए हैं। तो ये 40 क्वेश्चन तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके साथ में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी साथ के साथ ही याद करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये 40 क्वेश्चन रट लिए और आपने, जैसे कि आप्रवासी दिया हुआ है या फिर उद्गम दिया तो मैंने गंतव्य साथ में बता दिया। आप्रवासी ले लिया है तो यहाँ पर उत्प्रवासी साथ में बताऊँगा। प्रतिकर्ष कारक दे दिए तो अब कर्ष कारक साथ में बताऊँगा। तो इस प्रकार से मैंने जो देखो जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था पूछ ली तो पहली और तृतीय साथ में बता दूंगा। तो हर क्वेश्चन को इसी तरीके से लिया गया है कि एक क्वेश्चन ले लूँ उससे बनने वाले 3 क्वेश्चन और साथ में अपने आप करवा दूंगा। यहाँ पर आप्रवासी कर ले लिया है प्रश्न, तो उत्प्रवासी लेना मैंने उचित नहीं समझा क्योंकि इसी के साथ में समझा दूंगा। क्वेश्चन भी आपके ज़्यादा नहीं होंगे और समझ में भी सारा पार्ट है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो दोनों पार्ट आपको क्लियर अब तक हो जाने चाहिए। ठीक है। तो अप्रवासी किसे कहेंगे? प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं और नए स्थान के संदर्भ में अप्रवासी कहलाते हैं। जहाँ पर जाकर रहते हैं उस स्थान के लिए वो क्या है? अप्रवासी। और जिस स्थान को छोड़कर जाते हैं उसके लिए क्या है? उत्प्रवासी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो प्रवास के प्रतिकर्ष कारक की उदाहरण दीजिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, विपरीत हैं। तो प्रतिकर्ष ध्यान में है तो अपकर्ष भी हो जाएगा। प्रतिकर्ष कारक किसे कहते हैं? वे कारक जो किसी प्रदेश को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और उसे क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक। अपकर्ष कारक वे कारक जो किसी क्षेत्र में हमें जाने के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर बेरोजगारी, युद्ध, प्रतिकूल जलवायु, वहाँ पर क्या हो जाएगा? रोजगार के अवसर, शांति और अनुकूल जलवायु। तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ में ध्यान में रखना है। बस अब लास्ट अंतिम 2 क्वेश्चन और हैं, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार द्वितीय अवस्था में कौन सी 3 विशेषताएं हैं या लक्षण हैं? तो पहला है अधिक जन्म दर, दूसरी की बात कर रहा हूँ
कम मृत्यु दर, मृत्यु दर अचानक से कम हो जाती है और जन्म दर धीरे धीरे कम होती है, वो ज़्यादा ही रहती है, धीरे धीरे कम ही आती है ना। तो अधिक जन्म दर, कम मृत्यु दर और राष्ट्रों का विकासशील होना। अब पहली अवस्था की बात कर लेते हैं, ये तो है दूसरी अवस्था की। पहली अवस्था के अंदर क्या है, अधिक जन्म दर, अधिक मृत्यु दर, मृत्यु दर भी क्या है, अधिक है, और राष्ट्र विकासशील नहीं है, वहाँ अविकसित है। ठीक है। तीसरे के अंदर क्या है, जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है, और राष्ट्र कैसे हैं, विकसित हैं। ठीक है। तो तीनों अवस्थाओं को ध्यान में रखना है। ठीक। पहली अवस्था में बांग्लादेश है, दूसरी अवस्था के अंदर कौन है, केन्या, और आपके भारत भी है, श्रीलंका है, और तीसरी अवस्था के अंदर विकसित राष्ट्र हैं, तो विकसित में कनाडा, आपके अमेरिका, जापान, ये आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्यों है या क्यों किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है किसी क्षेत्र में जनसंख्या की वर्णन तथा भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और ये जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये है न्यूटोस्टीन। ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चंस याद करने हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी, और इसके साथ ही साथ जितने भी और क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, वो भी आपको 1 या 2 या 3 बार आप जब भी फ्री हो वीडियो देख लेना, याद हो जाएंगे साथ साथ में समझते हुए। लेकिन लिखना सभी को है और याद करना है सभी 40 क्वेश्चन, सभी बच्चों को लिखना है फेर कॉपी में। हो सकता है कल ही दूसरी आगे की क्लास आ जाए या फिर परसों आए, लेकिन आपको ये करना ज़रूर है। अब देखो फाइल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फाइल आपकी मैंने बताया था कि 3 फाइल हैं, लेकिन अब एक हटा दी गई है। कौन सी, जो मैंने ब्लैक कलर काले कवर वाली जो फाइल बताई थी, वो अब नहीं करनी है। एक तो आपने कर ली, और दूसरी करनी है प्रोजेक्ट फाइल, जो 10 रुपये की आएगी ना, प्रोजेक्ट फाइल, वो ज़रूर करनी है, वो तो करनी है। और एक आपने कर ली, तो फाइल वाला अब ज़्यादा बोझ नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट फाइल हटा दी है। इसीलिए मैं आपको इतने दिन बता नहीं रहा था, इंतज़ार कर रहा था बोर्ड के नोटिस का। अब नोटिस आ गया है, हो सकता है इसमें वापस परिवर्तन हो जाए, तो फिर मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपको नहीं करनी है। ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें सभी, और अच्छे से पढ़ाई करें। देखो पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, और अब की बार 95 पार, ये मेरा सपना कम से कम है ही। वैसे टारगेट हमेशा 100 का ही रहता है, तो आपका भी टारगेट 100 का होना चाहिए, लेकिन 95 पार तो सभी को जाना ही है। तो इस आशा और अपेक्षा के साथ में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।